ओके, 2 मिनट बाकी बच्चों को ज्वाइन कर लेने दो। हाँ जी, एक्साइटेड? राजस्थान का श्री गणेश करें? हाँ ठीक है। देखिए, आरजेएस 2025 की जो वैकेंसी है, इसमें कुछ एक्ट ऐड हुए हैं, और बिल्कुल डरना और घबराना बिल्कुल मत। पूरा नहीं पढ़ना होता, जितना बोलूं, जहां बोलूं, जैसे कहूं उतना पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। रीजन क्यों है, मैं रीजन ऐसा क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, अभी थोड़ी देर में आपको, ये लेक्चर स्टार्ट होगा, मैं आपको पूरा स्कीम समझा दूंगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आगे समझिए। देखिए, एक प्री की स्कीम समझिए आप थोड़ी सी। हर एग्जाम को अचीव करने के लिए देयर मस्ट बी सम प्लॉजिबल स्कीम। इसको आप समझिए। हमारे आरजेएस के पेपर में 70 मार्क्स का लो आता है और 30 मार्क्स का हिंदी। थोड़ा सा ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 70 का लो है, 30 का हिंदी और इंग्लिश। आज क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है, और अभी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल द एग्जामिनेशन। तब से एग्जामिनेशन नहीं होगा। इस क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा सर? पेपर्स मिलेंगे, कोर्ट फीस खत्म होगा, कोर्ट फीस का टेस्ट, एमसीक्यू, जो भी साइमल्टेनियसली 1.5 घंटा कोर्ट फीस पढ़ेंगे, 1.5 घंटा हिंदू मैरिज एक्ट, 1.5 घंटा ये तो 1.5 घंटा वो। ये सारे सब्जेक्ट रूटीन में चल के 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। लिखवाने का मैटर कम होगा, लिखवाने का मटेरियल कम होगा, लेकिन आई विल गिव यू द सॉफ्ट कॉपी एंड द पीडीएफ ऑफ एवरी सब्सटेंटिव नोट्स। कुछ नोट्स में आपको हैंड रिटन भी प्रोवाइड करूंगा, और कुछ मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। अब बाकी चीज समझिए। अब तक जो आरजेएस आ रहा था, अगर आप देखोगे आरजेएस के पैटर्न पे, तो 2017 में 45 एक्ट हुआ करते थे, और जब ये 45 एक्ट आते थे तो उस टाइम पर मेजर पोर्शन जो होता था वो होता था माइनर्स से। किससे होता था? तो अब अगर एक्ट 32 हो गए हैं, अब अगर एक्ट, देखिए मैसेज, उसको आप क्लिक करेंगे तो मैसेज हो जाएगा, जो भी जिसको मैसेज लिखना है प्लीज वो राइट डाउन कर दीजिए। अब अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है तो हम करेंगे 3 महीने में स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है सर, देखिए बहुत से बच्चे तो हथियार डाल चुके हैं कि जब 222 में कुछ नहीं हुआ तो 44 में क्या होगा। ठीक है, उनकी बात जो है वो उनकी बात है। समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि व्हाट आर मेजर्स एंड व्हाट आर माइनर्स? 2024 के प्री के पहले मैंने बोला था आप लोगों को कि मेजर पोर्शन जो आएगा इस बार वो मेजर लो से आएगा, न कि सिविल, न कि माइनर से। और हुआ भी ऐसा ही। 70 में से जो लो का पोर्शन था, अराउंड 45 to 50 मार्क्स तो सिर्फ मेजर पार्ट लेके गया था। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इस 70 में से पढ़ना क्या है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना वेटेज देना है? जैसे सीआरपीसी है और बीएनएसएस है, दोनों ही है। क्या दोनों को वही इन डेप्थ में जाके पढ़ना है, या कुछ सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है? इन क्लासेस का पर्पज ये है कि सेलेक्टिव पढ़ना है, वो प्रोसेस पढ़ना है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आता है। दोबारा, उस पार्ट पे ज्यादा एम्फेसिस करना है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में आता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो आएगा, जैसे हम कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन एक्ट उठा रहे हैं, तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी डिसाइड कि क्या लोग को छोड़ना है, किस लोग को कितना वेटेज देना है, किसको कितना पढ़ना है। वी विल डू स्मार्ट स्टडी। अब जैसे सीपीसी 15 नंबर का पूछा, अब नहीं पूछा जाएगा। मैक्सिमम सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, मैक्सिमम 7-8 नंबर, 9 नंबर मैक्सिमम। किसी सब्जेक्ट को 9 नंबर उठाएंगे, किसी नंबर को 4-5 नंबर तक उठाएंगे। यही अब मैक्सिमम रेशियो होने वाला है। कोई भी सब्जेक्ट एट ए लेंथ नहीं पूछेंगे, ये बात लिख के रखिए। दूसरी बात ये, कैसे पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मिनिमम, कौन सा सब्जेक्ट मेजर में आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट माइनर में आ रहा है? सिंपल सा आइडिया है सर। मेजर सब्जेक्ट अगर आपको पता लगाना है कि राजस्थान के लिए मेजर सब्जेक्ट क्या है, मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है सर 3 नंबर से ऊपर पूछने वाले सब्जेक्ट। कितने नंबर से? 3 नंबर से ऊपर वाले सब्जेक्ट।
सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, टीपीए, आईसीए, कॉन्ट्रैक्ट। आप नाम चेंज करना चाहो तो कर लो। ठीक है, सीपीसी के साथ आप पढ़िए लिमिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट के साथ पढ़िए। ये पूरा मेजर पार्ट है सर। मेजर पार्ट का मतलब होता है कि इस पार्ट से 70 के लो में से अराउंड 35 नंबर, 35 से 40 मार्क्स का ये वेटेज रखेगा। कितने का? अभी मान लीजिए रफली 35 से 38 मार्क्स का ये पार्ट होगा, रफली पार्ट ये होगा। और रेस्ट पार्ट जो भी बचा, रेस्ट पार्ट जो भी बचता है 32 से 35 नंबर वाला, वो सारा पार्ट ले जाएगा आपका हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू कौन सा है, हिंदू अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एक्ट। कौन सा है सर? गार्डियनशिप एक्ट ना। मुस्लिम लॉ, ये सारे पार्ट अगर आप देखोगे तो अराउंड 32 से 35 नंबर का ये पार्ट लेके जाएगा। अब इज इट क्लियर? टोटल 32 एक्ट्स हैं, 3 अगर ये रिपीट करोगे तो 35 एक्ट है। इस पार्ट पे ध्यान देंगे सबसे पहले। इस पार्ट के लिए बेरेक्ट सफिशिएंट है। क्या है सर? बेरेक्ट इज मोर देन इनफ। कुछ लॉ कोडिफाई नहीं है, जैसे नॉमिनल लॉ, मुस्लिम लॉ मॉडिफाई, वो कोडिफाई नहीं है। आपको कोई बहुत सारे, बहुत एक दो एक्ट है उसके, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट हो गया, उसके अलावा कोई भी कोडिफिकेशन नहीं है। उसके लिए वी वुड प्रोवाइड सम नोट्स। ठीक है, उसके लिए नोट्स मिल जाएंगे। अप्रोच क्या होगी इस एग्जाम की और किस अप्रोच से आपको एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, इस एग्जाम में आपको बैठना है, इसके रिगार्डिंग क्या अप्रोच रहेगा, कैसे इस एग्जाम को अपेयर करेंगे, कैसे इस एग्जाम में आपको जाना है। सर माइनर्स की मल्टीपल रीडिंग्स होनी चाहिए। मेजर पोर्शन में वो पार्ट जहां से एमसीक्यू बनता है, वी वुड डिस्कस दोस पार्ट। ठीक है, वो पार्ट जहां से सवाल बनेंगे हम उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी वी डोंट नो, हमारे पास जितना समय होगा हम उतना करेंगे। डेट आएगी तो संडे को भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे और रेगुलर टेस्ट देंगे। मैं इसमें 10 फुल लेंथ प्रीलिम्स आपको दूंगा, 10 प्री फुल लेंथ, और हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और टेस्ट में वही सवाल होंगे जो सबसे मैक्सिमम चांसेस है पूछे जाने के। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी इसमें मैं लगा दूंगा, और हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी, वो तो पेपर के साथ ही हो जाएगी। फुल लेंथ जो होते हैं उसके साथ हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज इस महीने के एंड तक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब इस महीने के 3rd या 4th वीक से वी वुड बिगिन विद द टेस्ट सीरीज पार्ट फुल लेंथ। और जो भी ये सब्जेक्ट, जैसे कोर्ट फीस इस वीक खत्म हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट का एक वीक खत्म हो जाएगा, तो एमसीक्यू का पेपर आपको मिल जाएगा। या तो संडे को टेस्ट ले लेंगे या फिर सैटरडे को आफ्टर क्लास पेपर लेके जाइए, या फिर 1 घंटा रुक के पेपर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। लेकिन अब 3 महीने रुकना नहीं है, और 3 महीने बिल्कुल भी आराम मत देना खुद को। इफ यू आर राइट नाउ स्टडिंग 6 to 8 आवर पर डे, उसको बढ़ा दीजिए 10 से 12 घंटे कर दीजिए। ये सब्जेक्ट में क्लास नोट्स भी पढ़ना, डायरेक्ट के साथ में क्लास नोट्स, जो भी नोट्स हैं आपके पास में उनसे पढ़ना। कहीं भी इस किसी बच्चे के पास अगर अभ्युत्थान लॉ अकेडमी में क्लास नोट्स नहीं है तो वो अपार्ट फ्रॉम जो भी मार्केट में जो भी बुक्स मिलती है या जो भी कुछ मिलता है ये भी करना। एमसीक्यू प्रॉपर लगाएंगे इसमें। ये एक ऐसा पार्ट है जिसके प्रॉपर एमसीक्यूज है मार्केट में अवेलेबल। इनके सारे एमसीक्यूज हैं। परीक्षा मंथन आप लीजिए, आप सिंगल लीजिए, आप ओपी त्रिपाठी लीजिए, कोई भी सी भी बुक उठाइए, बट गो विद द एमसीक्यूज पार्ट। सब्जेक्ट खत्म, एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट दीजिए। डन। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर की शुरुआत की जाए। इस एक्ट का नाम है, ज्यादा टाइम नहीं है सर वरना मैं और लेक्चर देता आप लोगों को, मुझे सेंस नहीं है, ऑलरेडी दे चुका हूँ बहुत सारे। तो देखो सर, इस एक्ट का नाम है राजस्थान कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन एक्ट 1961। ये एक्ट नंबर 1961 है। कुछ बेसिक बातें आप चाहे तो डायरेक्ट में ही नोट कीजिए। और एक और बात सर, देखिए
जिन माइनर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये माइनर सब्जेक्ट है, दिस इज द माइनर सब्जेक्ट, अगर मैं माइनर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो प्लीज बैरेक्ट के अलावा कुछ मत उठाइएगा। बैरेक्ट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको आरजेस प्री निकालना है, बैरेक्ट पे कमांड कीजिए। आपको आरजेस का मेंस निकालना है, बैरेक्ट पे कमांड कीजिए। आरजेस सबसे सस्ती एग्जाम है मार्केट में, सबसे सस्ती एग्जाम है। पूरा सेट अगर बैरेक्ट का लोगे ना तो 2200 2000 का पूरा सेट आ जाता है सारे बैरेक्ट्स का, कानून प्रकाशन। बैरेक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, पर बैरेक्ट में पढ़ना कैसे वो आपको समझाऊंगा मैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल समझ लीजिए। चलिए मैं एक स्टार्ट करता हूँ। देखिए कुछ कुछ चीजें आप डायरेक्ट में ही नोट कीजिए, मैं अलग से नोट्स में नहीं डिक्टेट कराना चाहता। जैसे इसका जो अधिनियम नंबर है, अधिनियम नंबर है इसका 23 1961, एक्ट नंबर 23 1961। अधिनियम नंबर कौन सा है? 23। ठीक है सर, ये एक्ट इनेक्ट हुआ, इनेक्टेड ऑन 26 अगस्त 1961, और ये एक्ट इनफोर्स हुआ, लागू हुआ, प्रवृत्त हुआ 1 नवंबर 1961। मतलब राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? 26 अगस्त 1961, और ये एक्ट लागू होता है 1 नवंबर 1961 को इसको लागू कर दिया गया। अभी जो एक्ट है, ये एक्ट क्या काम करता है इसको समझते हैं सर। इस एक्ट का बेसिक फंडामेंटल समझिए। देखिए सर, राजस्थान में कोई भी चीज आपको फाइल करनी है तो प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। अब यहाँ पर एक एक्ट इन्होंने ऐड नहीं किया, उसको बोलते हैं स्टाम्प एक्ट। क्या बोलते हैं? देखिए कोर्ट फीस और स्टाम्प दोनों साथ साथ काम करते हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टाम्प को नहीं लिया है, तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? कोर्ट फीस। हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट फीस। कोर्ट फीस नहीं देने का परिणाम क्या होगा? आपने पढ़ लिया होगा सर, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, अगर आप कोर्ट फीस नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगा। तो हमें पता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ना हो तो हमें कोर्ट फीस देनी है। और कोर्ट फीस कितनी होती है, क्या होती है, कितने परसेंटेज उसकी कोर्ट फीस होगी, आज मैं आपको कोर्ट फीस निकालना बताऊंगा इस क्लास में। देखिए रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। रट के तुम ज्यादा टाइम तक उसको स्टोर नहीं कर सकते दिमाग में, लेकिन समझ लोगे एक बार। अभी समय है 3 महीने, समझ सकते हैं, मुश्किल नहीं है, समझने का काम करते हैं सर, ठीक है ना। देखिए ये जो एक्ट है, ये कोर्ट फीस के रिगार्डिंग बात करता है, कोर्ट फीस की और सूट वैल्यूएशन की। दो पर्पस के लिए एक्ट बना है। सबसे पहला पर्पस क्या है इसका, कि एक तो राजस्थान में जो कोर्ट्स है उनकी फीस क्या होगी, और दूसरा कि राजस्थान में जितने भी सूट फाइल हो रहे हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, उनकी कितनी वैल्यूएशन होगी कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे डीएलसी रेट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, नगर परिषद नगर पालिका में एक रेट तय करती है, जैसे जयपुर में जेडीए तय करता है, ये डीएलसी रेट होती है। इस एरिया की जमीन की कितने रुपए स्क्वायर फीट की रेट है, उस अकॉर्डिंग आपको कोर्ट फीस लग जाती है, मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यूएशन के लिए। ये सूट की वैल्यूएशन तय करती है। तो ये एक दो काम करता है, कोर्ट फीस भी करता है और सूट वैल्यूएशन भी करता है। मतलब इस एक्ट का कोई सिंगल पर्पस नहीं है, मतलब ये न्यायालय की फीस भी बताएगा तथा वाद का मूल्यांकन कितना रहेगा उसको भी ये निर्धारित करता है। इस एक्ट में दो चीज काम की है सर। जैसे कोर्ट फीस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें दो चीजें काम की सर। एक तो उसके प्रोविजन है सर, और एक इसका शेड्यूल वाला पार्ट। दोनों सर इंपॉर्टेंट है, प्री के सवाल यहीं से आएंगे। अब प्री के सवाल में यहां से क्या आएगा उसको देख लेते हैं एक बार। टोटल कितने सेक्शन है इसमें, बताइए मुझे जल्दी जल्दी देखिए, बताइए कितने सेक्शन है। 74 सेक्शन है टोटल। और टोटल चैप्टर कितने? 8। प्री के लिए दो चीजें तैयार भाई, 8 चैप्टर है और 7, मतलब 8 चैप्टर है, 74 सेक्शन है। अब शेड्यूल की बात करो, निकालो शेड्यूल डायरेक्ट में। शेड्यूल देखिए सर, कितने शेड्यूल है टोटल? 3 शेड्यूल है। थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझाने का काम करते हैं। आ जाइए शेड्यूल के ऊपर, प्री शेड्यूल पार्ट में आ जाइए।
आप लोगों ने कहीं पे वो पढ़ा है इंडिजेंट पर्सन? इंडिजेंट पर्सन पढ़ा है? देखिए दो तरह की फीस होती है मार्केट में। एक होती है फिक्स कोर्ट फीस। क्या होती है? एक होती है फिक्स कोर्ट फीस, जैसे वकालतनामे पे फिक्स 1 रुपए की फीस, ठीक है। और एक होता है अपना कोर्ट फीस जो कि फिक्स नहीं है, उसको हम निकालते हैं। राजस्थान में जो जुरिडिक्शन होता है वो 3 तरह का होता है मेनली। हम अधिकारिता की बात करते हैं, समझिएगा सर। जैसे मैं बात करता हूं अधिकारिता की, एक होती है सर टेरिटोरियल, एक होती है सर सब्जेक्ट मैटर, एक होती है हिंदी में हम इसको कहते हैं क्षेत्रीय अधिकारिता। क्या कहते हैं? दूसरे कहते हैं विषय वस्तु की अधिकारिता, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। तीसरे कहते हैं धनीय अधिकारिता या वित्तीय अधिकारिता। 3 तरह की अधिकारिता है सर। जहां पे मैं बात करता हूं पिक्यूनरी लिमिटेशन की, किसकी बात करता हूं? पेक्यूनरी लिमिटेशन की। तो राजस्थान की पिक्यूनरी लिमिटेशन को अगर समझिए, राजस्थान में क्या पिक्यूनरी लिमिटेशन है इसको देखते हैं। सर देखिए राजस्थान में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज सीनियर और सिविल जज, ये 4 तरह के मेजरली कोर्ट हैं। अभी जो वैकेंसी निकली उसका नाम क्या है? सिविल जज। तो हम सिविल जज की बात करते हैं, हम और बात नहीं करते, ठीक है ना। मैं सिविल जज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको पिक्यूनरी लिमिटेशन के ऊपर। देखिए सर, सिविल जज का जो जुरिडिक्शन है वो है 2 लाख, इसका 2 से अप टू 2 लाख, इसका 5 प्लस 5 लाख से ऊपर आप चले जाओगे तो कहाँ चले जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 5 लाख से ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाईकोर्ट के पास जो अधिकारिता है वो है सिर्फ अपीलेट, हाईकोर्ट में सिर्फ अपील जाएगी। हाईकोर्ट कभी भी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं हो सकता, मतलब हाईकोर्ट कभी भी सबसे पहले मामला नहीं सुन सकता, सबसे लोअर लेवल का कोर्ट हाईकोर्ट नहीं हो सकता। सिविल कोर्ट्स में सबसे मैटर या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेंगे या सीनियर जज या फिर सीनियर सिविल जज में लगेंगे। अब कोर्ट फीस कैसे निकालते हैं ये देखिएगा एक बार, प्लीज निकाल लीजिए शेड्यूल 1। यहां से प्री का एक सवाल आएगा, उसको प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा। यहां से एक सवाल बनेगा, यहां से एक सवाल बनेगा कि सर ये जो शेड्यूल है इसको हम बोलते हैं एड वॉलरम। एड वॉलरम का मतलब बेसिकली ये होता है कि मूल्य अनुसार फीस, जितनी मूल्य है प्रॉपर्टी का उतनी फीस। मूल्य निर्धारित कैसे किया जाएगा सबसे पहले समझिए। एड वॉलरम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर, एड वॉलरम फीस का मतलब होता है कि जो भी उसका वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसके अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं एड वॉलरम। ये तय कैसे किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यूएशन होने वाली है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या आने वाली है, तय कैसे किया जाता है सर? सर हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी हुई है, उसके अनुसार जमीन का जो भाव होता है वो तय किया जाता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1500 रुपए स्क्वायर फीट की लैंड है, ठीक है, 1500 रुपए स्क्वायर फीट का लैंड है और 30 बाई 40 का प्लॉट है। अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? उसकी सूट वैल्यूएशन निकालते हो। जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है सर, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है 20 बाई 30 की, इस प्रॉपर्टी पर हो गया कब्जा, ठीक है, रफली इस प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया। आपकी प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी पर एक्स ने कब्जा कर लिया, आपने केस फाइल किया ए वर्सेस एक्स आपने केस फाइल किया। तो बिल्कुल बेसिक बात सर, उस पर कितने रुपए कोर्ट फीस लगेगी? आप प्लेन फाइल करोगे कोर्ट में, आप प्लेन फाइल करोगे या फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते वक्त उसमें सेट ऑफ लिया आपने या फिर काउंटर क्लेम लिया, तो मतलब जनरल रूल तो ये है कि सर रिटर्न स्टेटमेंट में कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है सर? यहाँ पे प्लेंट हुई, यहाँ पर क्या आया, इसमें कोई भी कोर्ट फीस होती नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम लेते हो, क्योंकि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का क्या असर होता है? वही असर होता है जो कि क्रॉस सूट का होता है। ये कहाँ लिखा है? लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा हमने, सेक्शन 3(2)(c), उसमें लिखा हुआ है सर, ये बात अभी पढ़ी थी ना 2 दिन पहले ही। तो सेट ऑफ, आप रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम लोगे या फिर आप अपील करोगे तो उसमें क्या फीस लगेगी और कितनी रुपए फीस देनी पड़ेगी आपको, उसकी हम बात कर रहे हैं। किस में सर? प्लेंट में, रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम या फिर अपील में, उसमें कितनी रुपए की फीस लगेगी? जैसे 15,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी है तो कितना? 2.5%।
प्रॉपर्टी का कितना वैल्यूएशन, 2.5% की वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी पे लगेगी, ठीक है ना सर। आप वो भी सर क्या 15,000 की भी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या इमूवेबल? हाँ होती है सर। जैसे मान लीजिए ये मकान बना हुआ है आपका, ठीक है ना सर, ये घर है आपका, आपकी इतनी सी जमीन पर कब्जा किया है, तो इतनी सी जमीन का डीएलसी रेट दोगे ना, क्या पूरी जमीन का डीएलसी रेट थोड़ी दोगे, इतना भी होता है। बात समझ में आ गई ना, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे अमाउंट एक्सीडिंग 15,000 बट डज नॉट एक्सीड 75,000 रुपए। अब सर ये क्या हिसाब किताब है इसका, ये कहना चाह रहा है सर कि 15,000 से लेकर 75,000 तक में क्या फीस होगी, समझेगा सर। 15,000 से लेकर 75,000 में क्या रुपए फीस होगी, तो कहना चाह रहा है, इसका मतलब समझेगा 2 मिनट। 15,000 से लेकर कितनी बता रहा है, 375 प्लस 7.5%। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ मान लीजिए एक सूट एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूएशन कितनी है 75,000 रुपए। अब आपको इसमें कितनी रुपए कोर्ट फीस लगेगी ये आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें कितने रुपए कोर्ट फीस लगेगी। तो ये कह रहा है सर, जैसे मान लीजिए टोटल वैल्यूएशन कितनी है, तो सर 15,000 रुपए तक तो कितनी लगेगी, 15,000 रुपए तक कितनी लगेगी 375। बचा कितना, 15,000 हटा दो इसमें सब 65, कोई बात नहीं। सॉरी, हाँ सॉरी 60। ठीक है सर। टोटल अगर आप करोगे ना, इसका भी पॉइंट का भी अगर आप हटा दोगे तो 60 इंटू 75 करो, कितना हुआ, टोटल कितना हो गया सर। समझ में आया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यूएशन। बात सिंपल है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, रट लेना, जो अंडरलाइन करूंगा उसको रट लेना, लेकिन कोर्ट फीस निकालने कैसे हैं ये समझो पहले। अरे कल को वकील बनोगे या जज बनोगे, कुछ तो पता होना चाहिए कि कोर्ट फीस कैसे निकालनी है। कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझो आप। 15,000 रुपए तक तो कितना है 375, वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 15,000, 15,000 के ऊपर की जो वैल्यू जाएगी तो 7.5%। सिविल जज में निकालो, चलो सिविल जज का होता है ना इतना। मान लीजिए 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, कोई कितने की प्रॉपर्टी है, अरे कितनी की प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपए की। 2 लाख में कितने रुपए लग रहा है, 2 में कितना लग रहा है सर 4875 प्लस 7%, यही लग रहा होगा सर। और कितना बता रखा है उसने कि 75 से कितना है, उसने 2.5 लाख तक का बता रखा है ना सर। हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है 2 लाख, हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है 2 लाख रुपए। तो सिंपल सी बात है, 2 लाख का 75,000 का तो हमने ये ले लिया। अब 4875 कितना बचा सर, 2 लाख में से 75,000 घटाओ, 125, 1200 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 8750। तो 2 लाख रुपए तक की सूट वैल्यूएशन पे कितने रुपए लगेंगे हमारे 13,600। बात समझ में आ गई। तो ऐसे तो हम सूट वैल्यूएशन पता लगाते हैं, लेकिन हमें टेक्निकल अप्रोच में नहीं जाना, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। अब प्रैक्टिकलिटी में मत जाओ सर, आप तो सीधा पढ़ाओ। सिंपल सी बात क्या है सर, आएगा क्या वो पढ़ाओ, प्रैक्टिकल समझा, लेकिन ये भी समझना जरूरी ना, क्योंकि क्या पता आपने जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग में कुछ पूछ ले कि कितने रुपए की वैल्यूएशन की कोर्ट फीस लगेगी, या फिर ऑर्डर राइटिंग पूछ ले। यहाँ पे ऑर्डर राइटिंग कैसे आ सकता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का आपको दे दिया कि एक ऑर्डर राइटिंग कैसे आ सकता है। अब कोर्ट देखिए सर, इस बार जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर ऑर्डर राइटिंग आ गया तो वो दिन दूर नहीं जब कोर्ट फीस पे भी पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 2 लाख की प्रॉपर्टी पर
11,000 की फीस जमा कराई है, कितनी? और आपको अगर ये पता है कि 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक की प्रॉपर्टी पर कितने रुपए होते हैं सर? 4248। जब आपको ये बात पता है कि ये होता है तो आप निकाल सकते हो ना इजीली। आप ही बता सकते हो ना कि डिफिसिट कोड फीस जमा कराइए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगा नहीं होगा? आप लिख सकते हो ना ऑर्डर के अंदर, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू फाइल द करेक्ट फी he failed to do so, therefore his plaint has been rejected। और प्लेंट जब भी रिजेक्ट होती है, अरे जहां पे भी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी, सुनिएगा सर बात ध्यान से, जहां पर भी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी वहां पर क्या होगा? निकालिए सेक्शन 61, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको सीपीसी में पढ़ाया ना मैंने सर, जहां पर प्लेंट रिजेक्ट होती है तो कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। मैं मन से थोड़ी पढ़ाता था इतने सालों से तुम्हें। 61 निकालिए, सेक्शन 61 जल्दी देखिए। तुमको मन से थोड़ी पढ़ाता था मैं कि कोर्ट, देखिए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में और रिटर्न ऑफ प्लेंट में यही अंतर है सबसे इंपॉर्टेंट। इतनी इंटरव्यू में, इस बार इंटरव्यू में इतने बच्चों से पूछा है आरजेएस के अंदर, इतने बच्चों से पूछा है सवाल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट। वाद पत्र का लौटाया जाना और वाद पत्र का खारिज करना, इसमें क्या अंतर होता है? सेक्शन 61 में देखिए। देखिए सर क्या बता रहा है, रिफंड, रिफंड बता रहा है, क्योंकि राजस्थान में रिफंड होता है। राजस्थान में क्या होता है? बाकी जगह रिजेक्शन में रिफंड नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में क्या कर देते हैं कोर्ट फीस का, अगर तुम्हारी प्लेंट रिजेक्ट हो गई है तो तुम्हारा फीस रिफंड कर देंगे, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं होता है ये। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीपीसी एंड हियर, क्योंकि राजस्थान का एक्ट है। क्योंकि सेक्शन 61 बोल रहा है ना कि अगर कोर्ट, अगर 7/11 में आपकी, दिखाई देता हूं तुम लोगों को, डायरेक्ट नहीं ना, बहुत सारे बच्चों के पास में, देख लीजिए। देखिए मैं पूरा एक्ट आपको घुमा फिरा के पढ़ा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन प्लीज फोकस करके रखिएगा। द एक्ट इज वेरी इजी। वेर प्लेंट इज रिजेक्टेड अंडर द ऑर्डर 7 रूल 11 और मेमोरेंडम ऑफ अपील, अपील भी जहां पे रिजेक्ट हो गई, कहां पे? 41 रूल 3 या 11 में। अब फर्स्ट अपील रिजेक्ट कहां हो गई? ऑर्डर 41 रूल 3 या 11 में अपील रिजेक्ट हो गई आपकी। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, इंपॉर्टेंट है सर, आप एज राइट क्लेम नहीं कर सकते डायरेक्ट टू रिफंड द प्लेंटिफ और अप्लेंट द फी ईदर इन होल पार्ट पेड और द प्लेंट मेमोरेंडम ऑफ अपील हैज बीन रिजेक्टेड। बात समझ में आई? तो कोर्ट फीस में वो प्रोविजंस हैं, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द कोर्ट फीस जो इसके बारे में बात करते हैं। तो कल को तुम लिखना पड़ेगा ना, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 61 इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट टू रिफंड द फी। बात समझ में आई? सो ऐसा ऑर्डर भी अब आ सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको मैं जो जो मार्क कराऊंगा उसको तो प्लीज याद कर लेना। 2 लाख रुपए तक में कितनी फीस होती है कोर्ट फीस, सीधा लिखिए, अब मैं आप कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा। 2 लाख रुपए तक में मतलब सिविल जज की कितनी कोर्ट फीस होगी, लिखिए इसके आगे 13,625। और यही प्लीज उसको क्लिक मत कीजिए, जो भी सवाल है आप लोगों के प्लीज लिख दीजिए, प्लीज उसको वहां पे मेंशन मत कीजिए। और वहीं पे अगर 2 से 5 लाख रुपए तक की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? 2 से 5 लाख रुपए तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी कितनी फीस होगी, मतलब सिविल जज सीनियर डिवीजन की कितनी फीस है? 6,02,155। कितनी होगी? 6 लाख, सॉरी 33,375। 5 लाख रुपए तक की क्या फीस होगी? 33,375। कैलकुलेट करके देख लिया मैंने, ठीक है ना? तुम चाहो तो तुम भी घर पे निकाल लेना कैलकुलेटर पे, ठीक है? और फिर 5 लाख के ऊपर तो अथाह है सर, कितनी कैलकुलेट करोगे? तो हमें किससे मतलब है? सिविल जज से। सिविल जज की फीस सिविल जज के पास कितने रुपए आनी चाहिए 2 लाख की सूट वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी पर? 13,625। अगर इतनी फीस नहीं आई आपके पास में, इतने रुपए की फीस अगर डिफिसिट है, तो फिर वो केस फाइल होगा सिविल जज के पास में, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में जाएगा, और फीस रिफंड के प्रोविजन भी है यहाँ पे। समझ में आई बात? सर ये बात क्लियर है? इंपोर्टेंट प्रोविजंस क्या है प्लीज मार्क कर लीजिए। शेड्यूल में क्या पढ़ना है, जो टिक कराऊंगा वो टिक कर लीजिएगा, बाकी चीजों को मत छेड़िएगा, समय भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए सर इसमें ना बहुत सारी चीजों के दिए हुए हैं, जैसे आप देखोगे इसमें शेड्यूल निकालिए एक बार,
शेड्यूल निकालिए प्लीज, शेड्यूल जल्दी से शेड्यूल निकालिए। आप शेड्यूल में देखिए, यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, इधर से निकाल देता हूं एक बार शेड्यूल। शेड्यूल देखिए प्लीज, एंड लुक एट द शेड्यूल। ठीक है ना सर। अभी राजस्थान में सर ये सब नहीं आता है, ठीक है ना सर। ये प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी कोड हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं है। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी कोड हमारे यहाँ पे नहीं है सर, ठीक है। तो प्लीज इस सबको मत पढ़िएगा। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी कोड पिटिशन से सो एंड सो फोर, ये हमारे यहाँ पे नहीं है। न पे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंसी कोड था, ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे, न तो राजस्थान में न सिटी सिविल कोड है। देखा है आपने कहीं पे सिटी सिविल कोड? कहीं आपने स्मॉल कोजेस कोड देखे? ऐसा में नहीं है सर। एडीजे कोड को हम लोग स्मॉल कोज कोड बोलते थे, लेकिन ये उस एरिया में थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है और प्रेसिडेंसी टाउन एस्टेब्लिश किए थे। स्मॉल कोज कोड, सिटी सिविल कोड आपको अहमदाबाद में मिलेगा, अहमदाबाद सिटी सिविल कोड हो गया, या फिर बॉम्बे सिटी सिविल कोड हो गया, मद्रास सिटी सिविल कोड, कोलकाता सिटी सिविल कोड, वहां पे है सर। ये हमारे यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। जो जो नहीं है उस पर नहीं अंडरलाइन कराऊंगा, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा। पुराने सवाल भी देख लीजिएगा, पुराने पेपर के क्वेश्चन से भी गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। कोर्ट फीस एक आसान है, टफ है क्या? टफ तो नहीं है भैया, वो आरजीएस की हीट जो है ना, भपन, वो डराती है आदमी को। 35 एक्ट है सर, कुछ नहीं है। इजी, बहुत इजी एक्ट है। घर जाइए, बैरेक्ट को रीड कीजिए थोरोली, अभी पूरा समझाऊंगा पूरा बैरेक्ट। हमें बोला 2-3 क्लास ज्यादा लग जाए इसमें, लेकिन मैं पूरा कोड फीस A to G समझा दूंगा, एक एक लाइन का वर्ड का मतलब समझा दूंगा। बैरेक्ट में अंडरलाइन कीजिए, बैरेक्ट के अलावा किसी सेकेंडरी चीज को रेफर मत कीजिए। मार्केट में जो भी एमसीक्यू की बुक मिल रही है, चाहे वो सोलंकी हो या चाहे वो कोई सी भी बुक हो, आपको लो फाइटर मिल जाए, इसमें कोई सी भी मिल जाए, मतलब प्लीज रेफर कीजिए। सर 13,025 4,000, थोड़ा सा उसको मैथ्स को करेक्ट कीजिए रीचा, मैथ्स को करेक्ट कीजिए, 13,625 ही बनेगा। एक बार देखिए 13,625 ही बनेगा, क्योंकि 4,875 को अगर आप 1250 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 8,750। 8,750 प्लस 4,875 को अगर आप करोगे तो 13,625 बनेगा। बाकी मैथ्स मैथ्स का एक बार देखिए। देखिए लो वालों की मैथ्स वैसे अच्छी नहीं होती, बच्चे कह रहे हैं सर इसका वो नहीं होगा, तो प्लीज तुम्हारी अगर मैथ्स अच्छी होती, अरे तुम लोगों की मैथ्स अच्छी होती तो तुम आईआईटी, एनआईटी, है ना, ए ट्रिपल ई, तुम्हारे टाइम तो क्या पता ए ट्रिपल चलता हो नहीं चलता हो, अब तो चलता है। ए ट्रिपल बंद हो गया ना, तो ए ट्रिपल अब से जी एडवांस में सब कुछ निकाल देते हैं एनआईटी वगैरह में ना, वही बन जाते हैं। डॉक्टर तो नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर में तो मैथ्स आती ही नहीं है। तो टेक्निकल बात ये है कि ये बहुत हार्ड कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशंस है। परसेंटेज निकालना, ये करना, क्योंकि सर देखिए सवाल नहीं आया है, लेकिन आरजेएस अपना ट्रेंड बदल रहा है। जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, माइनर्स पे फोकस हो रहे हैं आजकल, तो प्लीज मेंटली वैसे प्रिपेयर कीजिए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 12 में किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब ऑर्डर मांग लिया आपसे, जैसे रेजिडेंस ऑर्डर मांग लिया, प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग लिया, राइट टू सेट शेल्ड हाउस होल्ड ऑर्डर मांग लिया आपसे, तो अब जजमेंट ऑर्डर राइटिंग की जब अब हम जो क्लास लेंगे, एक संडे क्लास होने वाली है फाउंडेशन वाले बैच में, अब जो क्लास में, इस क्लास में भी डाल दूंगा मैं, अब जो क्लास लेंगे तो माइनर एक्ट पे प्रॉब्लम दूंगा, मेजर की प्रॉब्लम तुम सब कर लोगे, माइनर की प्रॉब्लम घबरा जाता है कि करना क्या है इसमें। जैसे कोर्ट फीस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो घबरा जाएगा बच्चा कि करना क्या है इसमें, लिखना क्या है, और जो चीज हमें अधूरी समझ में आएगी तो हम उतने उसमें ज्यादा घबराएंगे। कोई बात नहीं रिचा, ये तो सब चलता रहता है। कैलकुलेशंस देखिए, गणित अच्छी होती गणित अच्छी होती तो तुम लोग आईबीपीएस नहीं निकाल लेते। तो बस ठीक है, गणित वणित का काम देखिए, ये सब बेसिक साइंस है, लेकिन तुम लोग प्लीज अब नोट करना स्टार्ट कीजिए। भले से एग्जाम 1.5 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, आई वुड टेक द 8 आवर्स लेक्चर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज मेरे साथ चलना, साथ नहीं छोड़ूंगा एंड तक, तो प्लीज एग्जाम निकलनी चाहिए। समझ में आ गई बात? एक ही लक्ष्य होना चाहिए अब 3 महीने 4 महीने का, कि एग्जाम निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो मार्क कर लीजिए।
प्लीज मार्क कीजिए। चार, एक में 4 मार्क करना है, ठीक है ना। आगे देखिए प्लीज। एक फाइनल वाला मार्क करना, ठीक है ना सर। कि 3 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी है, अगर 3 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी है तो 6,25,000, 6,02,125 रुपए तो उस पर क्या लग जाएगा। अरे तभी तो कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया, तो छुड़वाने के लिए भी बहुत फीस लग जाती है, क्योंकि ये फीस आपको सूट में भी देनी है और यही फीस आपको अपील में भी देनी है। समझ में आ गई ना। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया ना, अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी पर, तो उस पर 1,70,125 रुपए तो कोर्ट फीस लग जाएगी। अभी तो घर वाले कहते हैं कि प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, ठीक है ना सर। इसको एक बार देख लीजिएगा, आगे देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, बहुत सारा प्री में पूछा हुआ है। रिव्यू ऑफ जजमेंट, जजमेंट की रिव्यू के लिए कितने रुपए लगेंगे। 1 ऑफ द फी पेबल ऑन द प्लेंट। तो रिव्यू पड़ता है महंगा, रिव्यू क्या पड़ता है, रिव्यू महंगा है, रिव्यू आसान नहीं है। तुम्हें रिव्यू करवाना है कोर्ट के अंदर, इससे ठीक है ना सर। आगे देखिए, विल के ऊपर देखिएगा, विल का 2% होता है, और अगर 5,000 से ऊपर की है विल, विल कितने रुपए के ऊपर की है, 5,000 के ऊपर की विल है, तो उस पर कितना लगेगा, 3%, ठीक है ना सर। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी विल कर दी किसी ने, और विल पर क्या लेने हैं आपको, प्रोबेट। विल पर क्या मिलता है, प्रोबेट। विल पर क्या लेंगे आप, प्रोबेट। जब लेंगे तो प्रोबेट के टाइम जब प्लेंट की जब फीस जमा कराएंगे आप प्रोबेट के लिए, तो उस पर कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, सर 3% देना पड़ेगा। आगे देखिए, अब आ जाइए फिक्स्ड फीस में। किसमें, फिक्स फीस का मतलब होता है कि इसमें इतने ही रुपए लगेंगे, हमारी कितनी वैल्यूएशन है उससे, वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ये किसका ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट फीस के ऊपर है, एक फिक्स वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। जैसे प्लीज इधर आइए एक बार, इसमें जो इंपॉर्टेंट है फिक्स फीस वाले मामले में, इसमें प्लीज मार्क कीजिए। पेटिशन अंदर इंडियन डाइवोर्स एक्ट, ठीक है ना सर, 20 रुपीज। हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें क्योंकि सर ये अपने सिलेबस में है। स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, कितना होता है उसमें, 20 रुपए। और मार्क, और प्लीज अंडरलाइन कीजिएगा जो थर्ड वाला पॉइंट है सर इसमें, जैसे जैसे कोई भी अपील जानी है हाई कोर्ट में, ठीक है सर, या फिर रेवेन्यू बोर्ड में जानी है, उसमें कितने रुपए लगेंगे आपका, 1 रुपया। जो क्वेश्चन सेक्शन 47 के अंदर है, सेक्शन 47 याद है क्या है, सीपीसी का सेक्शन 144 और सेक्शन 47 कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या क्या क्वेश्चंस को डिटरमाइन करने हैं, क्वेश्चन डिटरमाइनिंग बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। और 144 रेस्टिट्यूशन, याद करो रेस्टिट्यूशन, उसमें अगर आप हाईकोर्ट जा रहे हैं तो आपका 1 रुपया, उसमें आपकी फिक्स फीस लगेगी, मेमोरेंडम की जो फीस है, मेमोरेंडम ऑफ अपील, अपील के मेमो पे 1 रुपए का सिक्का लगेगा। आगे चलिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पता है आप लोगों को क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम पढ़ेंगे राजस्थान, राजस्थान लैंड रेवेन्यू में, राजस्थान लैंड रेवेन्यू में हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 4 में। वहां पर कितने रुपए फीस होगी सर, 2 रुपए। आगे देखिए, हाईकोर्ट का कोई भी ऑर्डर है जो कि किसी लोअर कोर्ट को दिया गया है, अगर 1,000 रुपए से ज्यादा है, अगर 1,000 रुपए तक है तो उसमें, और अदर केसेस में 5 रुपए फीस लगेगी।
आगे देखिए प्लीज। सेकंड पॉइंट, ठीक है, पांचों आइए, पांचों में आइए प्लीज। हमारे नहीं आता आर्बिट्रेशन तो उसके लिए मत जाना सर, जो चीज सिलेबस में नहीं है उसके लिए उसको मत पढ़ना, जो राजस्थान में काम नहीं आता उसको मत पढ़ना, आप उसको स्पेसिफिकली छोड़ देना। ट्रांसलेशन चाहिए सर, कॉपी और जजमेंट का क्या चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, 1 रुपी। और किसी क्रिमिनल कोड की चाहिए तो 1 रुपए। अगर सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यूएशन थी वो 50 रुपए से कम है तो 1 रुपए। बार बार पढ़ोगे तब याद होगा ये चीज, शेड्यूल बार बार पढ़ना, जितने मार्क करवा रहा हूं उनको आंखें बंद करके याद हो इस तरह से पढ़ना। आगे देखिए प्लीज। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ, कॉपी ऑफ एनी रेवेन्यू और जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑर्डर अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, ए कॉपी ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट। कोई भी अकाउंट या स्टेटमेंट का क्या लेना है, प्रिंट आउट लेना है, कॉपी लेनी है तो उसका 1 रुपया। मोटर व्हीकल एक्ट नहीं आता, पहले हम इसको पढ़ते थे क्योंकि पहले मोटर व्हीकल एक्ट कोर्स में था, लेकिन अभी नहीं है तो उसको मत देखना। अब आप कह रहे होंगे सर इतना सिलेक्टिव क्यों पढ़ना है, क्योंकि सर सिलेक्टिव ही पूछा जाता है। जब एक्ट ज्यादा होते हैं ना सर तो चीजें सिलेक्टिव ही पढ़नी होती है। माइनर से मोस्टली पेपर बनेगा, ये बिल्कुल बात याद रखिए आप। माइनर को जितना अच्छे से करके जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये कोर्ट फीस है, ये 3-4 नंबर 5 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल अभी 3-3 4-4 5-5 नंबर में पूछा उन्होंने प्री में, तो माइनर राजस्थान के 3 ही एक्ट है माइनर में जो गए हैं। पॉइंट नंबर 12 पे आइए प्लीज, पॉइंट नंबर 12 पे आइए। प्लीज कम टू द पॉइंट नंबर 12। तो 12 को देखिए प्लीज, इसको भी मार्क कर लीजिए, ये चीज आएगी एग्जाम में। एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पोपर, पोपर को कितने रुपए देना पड़ता है, 1 रुपया। सर उसको अपील में जाना है, ऑर्डर कौन सा है सर, अपील में जाना है पोपर। अरे पोपर को जाना है अपील में, किसी अंकिंचन निर्धन व्यक्ति 44, वेरी गुड, 44 में जाना है तो वहां पे भी उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है सर। कोई भी बेल बॉन्ड है, ऑब्लिगेशन है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए सीआरपीसी में, कितने रुपए लगता है उस पर, 1 रुपया। कोई भी पावर ऑफ अटर्नी है, मुख्तियारनामा है, उसमें कितने रुपए लगता है, 1 रुपया। कोई भी वकालतनामा है, कोई भी वकालतनामा है सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में दे रहे हो, कितने रुपए लगते हैं। अभी 1 रुपया आया कहां से, कोर्ट में चलता है ना। अरे सर इंटरव्यू में पूछा सवाल, इंटरव्यू में पूछा बच्चों से कि सर क्या करते हो, वो बोले सर प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोले, सर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा प्रैक्टिस करते हो, बताओ वकालतनामा कितने रुपए का लगता है, नहीं जवाब दे पाए। एक और लगता है वेलफेयर, वो कितने रुपए लग रहा है, 350 का कर दिया, कब से, पहले तो कम का था। हाँ पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था उस टाइम 150 का करता था, अभी 350 रुपए कर दिया एडवोकेट वेलफेयर। हाँ सर ये वेलफेयर भी 350 रुपए लगता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना सर प्रैक्टिस की हुई है मैंने, कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, पूछ लेते 2 मिनट में हाईकोर्ट जज पकड़ के वकालतनामे में भी कितने रुपए का टप्पा लगेगा, वेलफेयर कितने रुपए का दिया, 350 रुपए का वेलफेयर, ठीक है सर। अगर रेवेन्यू कोर्ट में या इन कोर्ट में जा रहे हो वकालतनामा देने, 1 रुपया। अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हो, हाई कोर्ट में वकालतनामे कितने रुपए। अब ये सब चीजें तय है, बात समझ में आई। ये सब सवाल आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना। ये 12 इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता देता हूं सर, 12 13 14 इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना सर। कोई भी एग्रीमेंट किया सर, कोई भी एग्रीमेंट किया इन राइटिंग और ओपिनियन ऑफ कोर्ट के लिए ले गए। अरे सर कौन सा ऑर्डर है ये, ऑर्डर 36 स्पेशल केस, ऑर्डर 36 की बात कर रहा है ये। वहां पर सर 5000 की वैल्यूएशन है तो उस पर कितने 15 रुपए का लगेगा, अदर केसेस में 100 रुपए का लगेगा। और केवेट कितने रुपए की है, इंपॉर्टेंट है सर केवेट, जो लगा रहा हूं उसको रट लो, बिल्कुल रट्टा मार लो इनको, समय है घर जाओ रटो। और जो थर्ड शेड्यूल है सर इसमें तो वो फोरम दिए हुए हैं,
जैसे प्रोबेट और विल का क्या फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब ये सब हमारे काम का नहीं है। दो शेड्यूल जो हैं वो हमारे काम के हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो शेड्यूल है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं। अब मैं प्रोविजन से स्टार्ट करता हूं और एक्ट स्टार्ट करता हूं यहां से, ठीक है सर। शेड्यूल समझ में आ गया कैसे करना है, टिक लगा दिए, रट लेना है इनको, जो समझ में नहीं आए पूछिए, ठीक है, लेकिन रट्टा की मारना स्टार्ट कीजिए। समझाने का क्या है इसमें, समझाने का कुछ नहीं है इसमें, क्या है सही चीज है सर, रटने की। वेरी गुड, बाकी तो फिर तुम खुद लोग समझदार हो। चलिए आ जाइए, अब एक्ट में आइए, और अब एक्ट के एक एक शब्दों को समझना। बहुत बेसिक सा एक्ट है और बहुत फालतू एक्ट है, मतलब ये एक ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें यू नीड वेरी हाईली नॉलेज, हाईली स्किल चाहिए तुम्हें इस एक्ट में। देखिए माइनर की एक साथ एक कहानी होती है, माइनर को आप एज ए स्टोरी की तरह पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए। अगर आप माइनर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगेंगे ना तो माइनर ऊपर निकल जाता है। माइनर को एक कहानी की तरह याद करना है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, सेक्शन 4 में होगा, फिर 5 में होगा। अभी मैं आपको पूरा इस क्लास में ही रटवा के भेजूंगा। चलिए, इसको बोलते हैं सर राजस्थान कोर्ट फी एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट। सर ये पूरे राजस्थान में लगेगा, सिंपल सी बात है, राजस्थान का लोकल एक्ट है। राजस्थान का क्या है सर, लोकल एक्ट है, तो मतलब संपूर्ण राजस्थान में ये लगेगा। एक स्थानीय विधि है राजस्थान की। स्टेट गवर्नमेंट ये तब इन्फोर्स में आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में इसको निकालेगी, समझना बात। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, सर ये एक्ट कहां लागू होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, समझने की कोशिश कीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, ये एक्ट कहां लागू होगा। देखिए सर ये एक्ट हर डॉक्यूमेंट पे लगेगा, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पे नहीं लगेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के सामने आपको देने हैं। जैसे मान लीजिए जयपुर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी है जयपुर के अंदर। अब जयपुर में एनसीएलटी है, या फिर मान लीजिए जयपुर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, या फिर मान लीजिए जयपुर में फेरा या फेमा की एपिलेट ट्रिब्यूनल है, या फिर उनकी ट्रिब्यूनल्स है। वो सारे ऑफिसर्स कौन से होते हैं उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है सर। फेमा फेरा में ईडी के ऑफिसर्स है। तो जितने भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वहां पर ये एक्ट नहीं लगेगा। The provisions of this act shall not apply to the documents presented or to be presented before an officer serving under the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर रहेगा उसके सामने इसके जो भी प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। बात समझ में आई। दूसरी बात, where any other law contains provision relating to the levy on fine or levy of fee in respect of the proceeding under such other law, the provisions of the act, मतलब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रावधान के अंदर ऑलरेडी कोर्ट फीस का जिक्र है, किसी प्रावधान के अंदर ऑलरेडी किसी कोर्ट फीस का जिक्र है, सर जिक्र है या नहीं है बताओ। आप याद करो सेक्शन 22F राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, एमिनिटीज में कितने रुपए की कोर्ट फीस लगती है, 100 रुपए। ऑलरेडी कोर्ट फीस का जिक्र है या नहीं है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, पढ़ाया था अपन ने, 100 रुपए की कोर्ट फीस है वहां पे। तो मतलब कोई एक्ट अगर खुद में कोर्ट फीस बता रहा है तो वहां पर आप नहीं लगोगे। बात समझ में आई। कोई भी अगर एक्ट है जो खुद में कोर्ट फीस का जिक्र करता है तो वहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। अरे बताया नहीं बताया, राजस्थान रेंट कंट्रोल का एग्जांपल है हमारे पास। डेफिनेशंस में आ जाइए सर। देखिए सर डेफिनेशंस के अंदर क्रॉस ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। अब क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होते हैं बताएगा कोई मुझे इस क्लास में, हमने सीपीसी में डिस्कस किया था। क्या होता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। ऑर्डर 41 रूल 22 पर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना छोड़ दिया है सबने। सबने पढ़ाई करना छोड़ दिया है क्या। देखिए सर सुनिए इसी बात, सर क्रॉस अपील में और क्रॉस ऑब्जेक्शन में डिफरेंस होता है। क्रॉस अपील में और क्रॉस ऑब्जेक्शन में डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस भी लिखवाए थे इसके, अरे याद है नहीं याद है लिखवाए तो हैं तो मतलब पढ़ोगे कब। क्रॉस ऑब्जेक्शन,
रेस्पॉन्स टू एन अपील, नहीं नहीं, क्रॉस ऑब्जेक्शन इज नहीं नहीं, रेस्पॉन्स टू एन अपील नहीं होता है। मान लीजिए देयर इज ए केस ए वर्सेस बी, जजमेंट फॉलोड बाय द डिक्री। सर निर्णय आया, उसके बाद क्या आई, डिक्री आ गई, निर्णय देन डिक्री। सपोज कीजिए देयर वर 4 इश्यूज, देयर वर 4 इश्यूज, 2 इशू नंबर 1 और इशू नंबर 3 ये डिसाइड किए इन द फेवर ऑफ ए, बी के फेवर में इशू डिसाइड किए इशू नंबर 2 और 4। इशू नंबर 1 और 3 किसके फेवर में डिसाइड है, इशू नंबर 2 और 4 पार्टी चली गई अपील में, जैसे ए गया अपील में बी के अगेंस्ट, ये जाके बोलता है कि इशू नंबर 2 और 4 इसके फेवर में क्यों डिसाइड किए, क्या बोलता है, इशू नंबर 2 और 4 इसके फेवर में क्यों डिसाइड किए, अपील क्यों किए, किसके फेवर में 2 और 4 क्यों डिसाइड किए। व्हेन ही फाइल्स द रिटन स्टेटमेंट, ये चला जाएगा किसके लिए, क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए। किसके लिए चला जाएगा, इसको कहते हैं क्रॉस ऑब्जेक्शन। रेस्पॉन्स टू एन अपील, रेस्पॉन्स टू एन अपील ठीक शब्द नहीं है रिचा, आपने लिखा ठीक है, बट ये एक, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए लॉ में आप शब्दों पे ध्यान रखिए, हमेशा लॉ में शब्दों से खेलना सीखिए। क्रॉस ऑब्जेक्शन ये होता है, तो पार्टी ने अपना जो अपील में जाने के बाद में क्रॉस ऑब्जेक्शन में क्या उठाएगा पार्टी रिटन स्टेटमेंट में, कि ए के फेवर में 1 और 3 क्यों दिया, वो भी ये उठाएगा, इसका तो मेन टाइटल था, उसको तो ये भी रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए थी। क्रॉस अपील से अलग होता है। एग्जैक्ट वर्ड्स, अपील इंक्लूड्स क्रॉस ऑब्जेक्शन, समझ में आ गई। जब क्रॉस ऑब्जेक्शन समझोगे तो वो भी तो अपील का ही पार्ट है ना। आगे देखिए, जहां पे मैं बात करता हूं कोर्ट की, जहां पे मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं सर मैं, कोर्ट की। देखिए सर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान, हम पढ़ रहे हैं सर राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान न्यायालय फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम। अब तुम एक बात समझ लीजिए सर, राजस्थान में क्या क्या आता है, राजस्थान में क्या क्या आता है, सब आता है सर राजस्थान में। राजस्थान में सिविल कोड भी है, राजस्थान में रेवेन्यू कोड भी है, राजस्थान में क्रिमिनल कोड भी है, राजस्थान में ट्रिब्यूनल्स भी है, राजस्थान में क्या है, अदर अथॉरिटी भी है, जिसके पास में स्पेशल या लोकल जुडिशन है डिसाइड करने का और राइट्स ऑफ पार्टीज। बात समझ में आ गई, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तुम सोचो एक ये राजस्थान है हमारा, अरे राजस्थान का शेप क्या है, पतंगाकार। सपोज दिस इज राजस्थान, राजस्थान में सारी कोर्ट है सर, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, वो सारे कोर्ट्स जिनको क्या राइट है, पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करने का, वो सब क्या है, कोर्ट है। रटना नहीं, समझना, बस समझोगे और फिर 2-4 बार पढ़ लोगे, कोई नहीं भूल पाएगा जिंदगी में वो कंसेप्ट। प्रिस्क्राइब मीन्स होता है रूल्स, सर रूल्स भी बनाए हुए हैं, जैसे आप बैरेट खरीदोगे ना तो इसमें रूल्स भी हैं, इसमें रूल्स हैं राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन नियम 1961। तो देयर आर सर्टेन रूल्स आल्सो व्हिच आर गिवन। हमें रूल्स नहीं पढ़ने, हमें रूल्स से क्या मतलब है, जज बन जाओ तो रूल्स पढ़ते रहना। फिर एक्सप्रेशन, भैया जो भी शब्द यहाँ यूज किए गए हैं और जो शब्द यहाँ पे नहीं है, तो देखो एक्सप्रेशन यूज एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट और इन द राजस्थान जनरल क्लोजेस एक्ट बट डिफाइंड इन सीपीसी, उनका वही मीनिंग होगा। जैसे डिक्री यहाँ पे परिभाषित नहीं है, डिक्री को परिभाषित किया हुआ है क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे जजमेंट को परिभाषित किया हुआ है क्या, इन सबकी परिभाषा कहाँ दी हुई है, सीपीसी में, उनका वही अर्थ आप वहां से निकाल लीजिएगा। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट चीज है सर, ठीक है ना सर। सेक्शन 4 एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, क्या है सर, एक सेक्शन 4 एक घोषणात्मक प्रावधान है। डिक्लेरेटरी प्रोविजन मतलब डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेयर क्या कर रहा है सर, ये बोल रहा है कि अगर कोर्ट फीस नहीं दी, कोर्ट फीस नहीं दी आपने राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाएगा। वही बात बोल रहा है सर, नो डॉक्यूमेंट विच इज चार्ज विद द कोर्ट फीस अंडर एक्ट शैल बी फाइल्ड, न उसको फाइल करोगे, न एग्जिबिट करोगे, न रिकॉर्ड करोगे, और नहीं उसको एविडेंस में लोगे, ठीक है ना सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अनलेस देयर इज ए फीस, जब तक फीस नहीं पे करोगे ना सर तब तक नहीं दोगे, और नहीं फी ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन द इंडिकेटेड एज चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, जब तक जितनी फीस नहीं दोगे ना सर
आपके ऊपर कोई कार्रवाई, मतलब डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट ही नहीं करेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? डिक्लेरेटरी प्रोविजन से देर आर द डिक्लेरेटरी प्रोविजंस, मतलब जब तक, ठीक है ना सर, उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में फाइल प्रदर्शित नहीं करोगे, लोक कार्यालय में नहीं करोगे। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट, एंड द सेकंड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द एनी पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर यहाँ पे कौन है सर? अरे लोकल कोर्ट, लोअर कोर्ट वाला ऑफिसर यार, जो सुविधा केंद्र में बैठता है अपने फाइलिंग कोर्ट्स में। अरे जहाँ फाइलिंग विंडो होती है अपने कोर्ट के अंदर, वो पब्लिक ऑफिसर, वो उसको क्या नहीं करेगा जब तक कोर्ट फीस पूरी नहीं होगी। बात समझ में आई? Unless in respect of such document there is paid a fee of an amount not less than indicated chargeable under this act। तो आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है सर ये? सर लेकिन क्रिमिनल केसेस में आप कर देगा, कोर्ट क्या बोल रहा है? देखिए सर, क्रिमिनल केसेस में क्यों कर देगा? क्रिमिनल केसेस में क्या खास बात हो जाएगी ऐसी? इसका अपवाद अगर पढ़ोगे तो ये बोलेगा, इसके प्रोवाइजो में पढ़ रहा है कि सर देखो क्रिमिनल केसेस है ना, जो दंड न्यायालय है, दंड न्यायालय में हम क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि वहां पे आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जुड़ा है सर, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी जुड़ी है, अभिव्यक्ति क्या, सॉरी क्या, अरे जीवन जीने का अधिकार जुड़ा है वहां पर। आर्टिकल 21 इफेक्ट हो रहा है किसी का, कोई जेल में है सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि बेचारा फीस नहीं दे पा रहा। देखिए जहां पर भी ऐसा है, वेयर द फाइलिंग और एग्जीबिशन क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर फी हैज नॉट बीन पेड। मान लीजिए किसी पार्टी को डॉक्यूमेंट लिया, उसके ऊपर फीस पे नहीं करी, तो कोर्ट को ये लगता है टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ जस्टिस, कोर्ट उसको क्या कर देगा? अलाउ कर देगा। नथिंग कंटेन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट सच फिलिंग। तो मतलब ये कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दी है, और ये बहुत, देखिए अगर एक्सेप्शन कहीं पे भी अपवाद बनाते हैं, कहीं पे भी एक्सेप्शन बनाया गया है, तो एक्सेप्शंस को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अपवाद हो गया है सर, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। क्रिमिनल केसेस में यू कैन एडमिट दोज डॉक्यूमेंट, क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि सर क्रिमिनल केसेस में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जुड़ा है सर किसी का, हाँ तो जेल में थोड़ी रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी कम फीस है तो भी चलता है, और कोर्ट अपने डिस्क्रिशन यूज करता है इसमें। इसके साथ आप पढ़िए सेक्शन 64। कौन सा पढ़ना है इसके साथ? निकालिए सेक्शन 64, प्लीज 64 निकालिए इसके साथ, प्लीज सेक्शन 64 निकालिए। ये देखिए, ये जो प्रोवाइजो है ना, जहां पर छूट दी हुई है, लीवी ऑफ फी इन द कोर्ट विद पब्लिक ऑफिसर्स की बात हम बात कर रहे हैं ना सर, जहां पर भी फीस का उद्ग्रहण की बात कर, देखिए मैं आपको बहुत सारी जगह छूट देने की बात करूंगा। एक बार सेक्शन 64 निकाल लीजिए प्लीज आप पहले। सेक्शन 64 एक लिस्ट देता है कि कहां पर कोर्ट फीस नहीं ली जाएगी। मेंस का सवाल है सर, इसका सवाल है, मेंस का सवाल है, और मेंस का सवाल ऐसे थोड़ी ना आसमान से थोड़ी टपकते हैं, ये तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हाँ मेंस में पूछेगा इस सवाल को। तो अगर मेंस में आएगा तो सेक्शन 4 का प्रोवाइजो भी लिखना है और 64 भी लिखना है, तो आप सेक्शन 4 के प्रोवाइजो को वहीं पे लिख दीजिए सेक्शन 64। तुम पढ़ रहे हो साथ साथ ही पढ़ो, पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं सर, फालतू सा एक्ट है। अगर लिखवाने का काम नहीं है और सिर्फ समझाने का काम है ना, तो कोर्स हो जाएगा 2 महीने में। और लिखवाने काम जब होता है ना सर, तो फिर उसमें क्या लगता है? समय, क्योंकि हिंदी में लिखाओ फिर इंग्लिश में लिखाओ दोनों में लिखाओ, तो वो थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। देख लीजिए सर, जल्दी जल्दी आ जाइए, मैं एक एक करके सारे पॉइंट आपको बोलता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, समझ लोगे ना सर। कॉपी को रख देते हैं। और जो बच्चे फाउंडेशन में नहीं आ रहे ना, हाँ एक और बात, अरे भाई देखो, जिन बच्चों की भी फाउंडेशन की फीस बाकी है, उन लोगों को मैं क्रैश कोर्स एक्सेस नहीं दूंगा ऑनलाइन। तो पढ़ना है ऑफलाइन आ जाओ यार, तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो कि सर तो अलाउ कर देते हैं। ऐसे तो नहीं सोचते तुम लोग मेरे बारे में? बताइए मुझे, जिसकी भी फीस बाकी प्लीज फीस जमा कराइए। समझ लीजिए, एग्जामिशन की हम बात कर रहे हैं, एग्जामिशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स पे क्या नहीं लगेगी? कोर्ट फीस नहीं लगेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है सर? जैसे अरे सर कोई फौजी आदमी है, फौजी भाई, आर्म फोर्सेस वाला, उसके वकालतनामे पर क्या नहीं लगेगा? कोर्ट फीस नहीं लगेगी, उसको कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि फौजी की जमीन पर कब्जा कर लिया, सूट फाइल करेगा तो उसके लिए क्या नहीं लगेगी? एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ इरिगेशन ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। सर सिंचाई से संबंधित जो भी पानी है ना सर, आपका किसी ने सिंचाई संबंधित पानी रोक लिया, इरिगेशन के लिए पानी आ रहा था आपके खेत में, उसको रोक लिया,
उसके लिए क्या करना, कोर्ट फीस। थर्ड, फर्स्ट एप्लीकेशन अदर देन द पिटीशन कंटेनिंग ए क्रिमिनल चार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन विटनेस। देखिए सर, आप एफआईआर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो? अरे एफआईआर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आप उसमें बात कर रहे हो। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर समन टू विटनेस इन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्रिमिनल केसेस में आप डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हो, समन टू विटनेस उसके लिए मंगा रहे हो, क्रिमिनल केसेस में। किसमें? देखिए सर, सिविल में तो लगता है ना ऑर्डर 7 रूल 9, 5 रूल 9, याद ही नहीं आते? सिविल में तो लगता है सर, प्रोसेस फीस लगती है, भेजने की फीस लगती है पूरी पूरी। यहां नहीं लगती सर, पहली बार में नहीं लगेगी, दूसरी बार में लगेगी, तो फर्स्ट टाइम में तुमको फ्री कर देंगे। तीसरा देखिए, जो भी बेल बॉन्ड है क्रिमिनल केसेस में, जहां पे रिकॉग्निजेंस हुआ है टू प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस रिकॉग्निजेंस फॉर पर्सनल अपीयरेंस और अदरवाइज, मतलब जहां पर बेल बॉन्ड दिया है क्रिमिनल केसेस में, किस चीज के लिए? एविडेंसेस के लिए। किस चीज के लिए सर? वहां पर आपको कोर्ट फीस से एग्जाम्प्ट हो। पिटीशन एप्लीकेशन चार्ज इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग द ऑफेंस प्रेजेंटेड मेड और प्लेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर। अरे पुलिस ऑफिसर को एफआईआर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पुलिस ऑफिसर को क्या दे रहे हो? एफआईआर की इंफॉर्मेशन, प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो जानकारी दे रहे हो पुलिस वाले को, क्या उसमें क्या तुम्हारी कोर्ट फीस लेगा क्या? हाँ, ये थोड़ी ना वकील साहब इसमें टिकट लगा के लाओ तब लेंगे। छूट दी हुई है सर, क्या दी हुई है? छूट। आगे बढ़िए। पिटिशन बाय प्रिजनर्स अदर पर्सन इन ड्यूरेस और अंडर रेस्ट्रेंट ऑफ एनी कोर्ट और इट्स ऑफिसर। अरे सर, कोई जेल के दिए, जेल में 436 ए का नाम सुना है आपने? 436 ए, अंडर ट्रायल प्रिजनर, 436 ए सीआरपीसी। सर वो आधा समय तक जेल, मतलब वो अपनी इम्प्रिजमेंट का हाफ टाइम अगर जेल में निकाल लेगा तो उसको रिलीज कर देंगे, एक्सेप्ट इन केसेस बाद में पीपी सुनने के बाद में। तो सर हमने पढ़ा है बात, वो सर अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो कुछ लगा रहा है एप्लीकेशन या बेल के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है, तो उससे कोई फीस नहीं है। लेकिन जो वकील जेल जाता है वो उससे भी क्या लेता है? वो सब लेता है, कोई किसी को नहीं छोड़ता इस दुनिया में। चलो छोड़ो, अब ये तो अब ये कमाएगा नहीं तो फिर आदमी खाएगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? तुम देखो, लिटिगेशन एक ऐसी चीज है, आप जितना इसमें मेहनत करोगे ना, द मोर यू वर्क हार्ड रिग्रेस, आप उतने उभरेंगे। और जब मैंने खुद ने प्रैक्टिस करी तो देयर आर वेरी लाइक ऐसे दिन मैंने देखे हैं इस प्रैक्टिस के अंदर, बट जब मैंने खुद को एस्टेब्लिश किया थोड़ा सा प्रैक्टिस में, देन आई लीव द प्रैक्टिस और फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में भाग गया। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि प्रैक्टिस जो चीज है उसमें अगर आपने 4-5 साल स्ट्रगल के निकाल लिए, देयर इज नो बेटर प्रोफेशन देन लिटिगेशन। अच्छा प्रोफेशन, अगर आप गुड कोज के लिए फाइट करते हो तो। पर गुड कोज तक जाने के लिए पेट भी तो भरना चाहिए ना। हमें भी पता है कि सर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कंसेंट डिक्री आ जाएगी तो कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है, लेकिन वो फीस पहुंचती क्या? वी आर फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, और उस फ्रेटर्निटी का रेस्पेक्ट है, जो है सो है। क्लाइंट कौन सा एक साथ फीस दे देते हैं भैया? या क्लाइंट फीस दे देते हैं क्या एक ही बार के कहने पे? जब क्लाइंट एक साथ फीस नहीं दे रहा और जब फीस आ भी रही है तो क्यों दे फिर? और आज आएगी भी कितनी? 2,000, 5,000, 10,000, 15,000? उसमें होता है क्या है? कौन सा करोड़ों का खजाना आ गया? तो सब चलता है छोटा मोटा। आगे चलते हैं, हम भी आगे चलते हैं, ठीक है ना सर। ए कंप्लेंट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन आईपीसी और ऑफिसर ऑफ द स्टेट ऑफ रेलवे रिगार्डिंग मैटर। देखिए सर, ऐसा है कि अगर आपको कंप्लेन करनी है अगेंस्ट कंप्लेंट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, किसी कोई परिवाद करना है लोक अधिकारी का, आगे चलिए। एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द एप्लीकेंट अदर देन द एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ लैप्स्ड डिपॉजिट मेड 6 months आफ्टर डेट ऑन विच लैप्स। सर ऐसा था, सरकार से कुछ पैसा लेना था आपको, सुनिएगा सर, सरकार से कुछ पैसा लेना था आपको, सरकार से कुछ पैसा आपको वापस चाहिए था, गवर्नमेंट से कुछ पैसा आपको वापस चाहिए था। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट से मुझे कुछ अगर पैसा लेना है और वो पैसा ऐसा हो चुका है कि 6 महीने हो गए लेकिन गवर्नमेंट पैसा नहीं चुका रही मेरे को, फिर मैं जो जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स भरा मैंने, अब मैंने ज्यादा इनकम टैक्स भर दिया, गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी ज्यादा भर दो, बाद में हम डिडक्शन करके वापस आपको रिवर्ट कर देंगे, करती ना गवर्नमेंट, जब आप आईटीआर भरते हो तो वापस इनकम टैक्स आ जाता है आपको अकाउंट में, तो वैसे कर दिया सर। अब 6 महीने हो गए, पैसा नहीं आ रहा वापस। अब गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ मैं केस फाइल करूंगा ना कि यार मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है? तो उसमें मेरी फीस नहीं लगेगी सर। एग्जाम्पल में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि तुम कहोगे सर इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ऐसे ऐसे तो नहीं कहोगे, एग्जाम्पल है सर। क्या है ये? जेडीए को ज्यादा फीस दे दी,
ये भी तो चलो जेडीए को ज्यादा फीस दे दी, रजिस्ट्रेशन क्या करवाया था, घर का पट्टा करवाया था, ज्यादा उन्होंने डीएलसी रेट ज्यादा चार्ज कर ली, हमने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम, दे दी। बाद में जब रियलाइज हुआ तो जेडीए को लिख के दिया, जेडीए ने बोला दे देंगे वापस। अब साल भर हो गया, फीस नहीं आ रही, अब केस तो करूंगा ना जेडीए के ऊपर। अब ठीक है, एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आना चाहिए बस, ठीक है सर। आगे चलिए, पेटिशन ऑफ अपील अगेंस्ट एनी म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बताया ना जेडीए, जेडीए क्या है, म्युनिसिपल टैक्स ही है जेडीए, उसके अगेंस्ट कोई पिटीशन डालनी है। या फिर एप्लीकेशन कॉम्पनसेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस। भाई लोक उद्देश्यों के लिए कोई संपत्ति का क्या कर लिया, उद्ग्रहित कर लिया गई संपत्ति को, उसके लिए कोई डाल रहे हो आप, उसके कॉम्पनसेशन के लिए। अरे हो सकता है ना कि सरकार रोड को चौड़ा करने के लिए आपके घर को 10-10 फीट तोड़ दे, तो कॉम्पनसेशन लोगे ना आप। पब्लिक पर्पस के लिए तो आपका घर को चौड़ा किया ना सर, पब्लिक पर्पस मतलब रोड, रोड बनाने के लिए दोनों दीवारें तोड़ दी। Petition of appeal by a government servant or a servant of a court of wards when represented to any superior officer or government against orders of dismissal, reduction or suspension, copies of such orders filed with such appeal and applicants obtaining of such copies। तो भैया ये बोल रहे हैं कि when presented की superior officer को प्रेजेंट करोगे against government order, reduction जो भी reduction संबंधित है, उसके अपील संबंधित है, उन कॉपीज को ऑब्टेन करने के लिए। Petition of appeal by a government servant, इन सब केसेस में क्या होगा सर, आपको कोर्ट फीस नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है। वापस आ जाइए अपने सेक्शन 4 पे, बैक टू द सेक्शन 4। कल हिंदू मैरिज एक्ट लेके आना सर, कल क्या लेके आना, कल प्लीज हिंदू मैरिज एक्ट लेके आइएगा, कल हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा ओरिएंटेशन लेक्चर टाइप ही था, बट यू टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आप जैसा पढ़ाया जा रहा हूँ वैसा घर जाके रट रहे हो, रोज के रोज पढ़ रहे हो, एक्ट के साथ में कोई भी राजस्थान की लोकल कोई बुक उठा के एमसीक्यू लगा रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि कहीं आपका एक सिलेक्शन इस एग्जाम में रुकने वाला है। और थोड़ा हिंदी इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हो। देखिए हिंदी इंग्लिश तो की है, लोग क्या करते हैं ना सर, हिंदी इंग्लिश के साथ थोड़ा सा उसको लाइटली लेते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, अब हिंदी इंग्लिश लोगों ने पढ़ ली, जैसे आर्टिकल पढ़ लिया, डिटरमिनर पढ़ लिए, या फिर कृतिवाच्य पढ़ लिए, या फिर लिंग वचन काल कारक पढ़ लिए, पढ़ तो लिए, लेकिन उनके रूल्स पढ़ने के बाद में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे और उनके एग्जामिनेशन नहीं करोगे ना सर, मल्टीपल एमसीक्यू जब तक सोल्व नहीं करोगे सर, ये लैंग्वेज है, ये प्रैक्टिस मांगती है। लैंग्वेज क्या मांगती है, प्रैक्टिस। बच्चे जिनका हिंदी इंग्लिश कमजोर होता है उनसे गड़बड़ यही है, 10 मास्टर से पढ़ लेंगे, मार्केट से 10 बुक्स उठा लाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस एक बुक की नहीं लगाएंगे। प्लीज प्रैक्टिस लगाइए, मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व कीजिए। एमसीक्यू का एग्जाम है तो प्लीज एमसीक्यू सोल्व कीजिए। और अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एग्जाम आ चुकी है सर, क्योंकि 3 महीने बाद कुछ नहीं होता, फिर 3 महीने निकल गए तो फिर हाथ मलना नहीं है सर। 255 पोस्ट है, कंपटीशन टफ है। 5 पढ़िए सर, फीस ऑन डॉक्यूमेंट इन एडवेंटरली रिसीव्ड। अभी एक सब क्या बोल रहा है सर, अनवधानता से ली गई दस्तावेजों की फीस। अब होता क्या चीज है सर, इसको समझिएगा एक बार, अनवधानता क्या होता है इसको देखिए एक बार। जैसे इसका मतलब ये होता है सर, इन एडवेंटरली अगर मैंने किसी से फीस ले ली है, जैसे असावधानी पूर्वक, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में फीस पे नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने क्या किया है, उसको एडमिट कर लिया है, कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को स्वीकार कर लिया, अपने दस्तावेज में ले लिया है, तो उसकी बात कर रहे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट ऑन विच द होल और एनी पार्ट ऑफ द फी प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट हैज नॉट बीन पेड, या तो थोड़ी बहुत फीस नहीं दी, फिर पूरी उसने फीस नहीं दी, या फिर उसको सर मिस्टेक के साथ या इन एडवर्टेंस के साथ में सर उसको कोर्ट ने रिसीव कर लिया है, तो हेड ऑफ द ऑफिस रहेगा ना सर, वो डिस्क्रिप्शन में, उसका डिस्क्रिप्शन में या तो अलाउ कर दे, उसको बोलेगा कि सर जो भी तेरी फीस कम है उसको आके इतने टाइम में आके उसको पे कर। जितनी मान लीजिए उसने फीस उसने दी थी, लेकिन गलती से क्या हुआ सर, वो डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया, या फिर फीस तो दी थी लेकिन कम फीस में डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया कोर्ट ने। और जैसे ही कोर्ट ने डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया तो सर यहाँ पर क्या होता है, पार्टी क्या उठाएगी यहाँ पे, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, प्रारंभिक आपत्ति लेगी सर। प्रारंभिक आपत्ति क्या होती है सर, यहाँ पर कोर्ट क्या, यहाँ पर क्या होता है सर, इन केसेस में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन होता है, जैसे द प्ली ऑफ लिमिटेशन रेज करनी है, या जुरिडिक्शन नहीं है, या फिर कोर्ट फीस कम है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, पार्टीज क्या रेज करती है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। ये देखो बाकी इशू को बाद में सुनना,
बाकी विवादकों को बाद में सुनना, पहले सुनिए किस चीज को, ये जो सूट है ये मेंटेनेबल नहीं है, ये जो वाद है ये पोषक होने लायक नहीं है, मेंटेनेबिलिटी नहीं है सूट के अंदर। क्यों मेंटेनेबिलिटी नहीं है? क्योंकि सर इसने डिफिसिट कोर्ट फीस दी है, इसने कम कम कोर्ट फीस दी है। ये तो पार्टीज अपना क्या करेगी, ये तो डिफेंडेंट का एक राइट है, और ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, सबूत का भार किसके ऊपर है, प्रतिवादी पर, डिफेंडेंट पर, कि भैया इसने कोर्ट कम कोर्ट फीस दी है, रिजेक्ट किया जाए इसका। समझ में आई? आप देखना कभी भी हम सामने वाली पार्टी को डॉक्यूमेंट देते हैं ना प्रैक्टिस के टाइम पर, तो डॉक्यूमेंट देते हैं जब केस एडमिट हो जाता है, इतने थोड़ी ना कि एडमिट होने के पहले उसको डॉक्यूमेंट दे दिए। कोर्ट अपनी तरफ से पूरा सेट भेजती है, और जो सेट भेजती है कोर्ट अपनी तरफ से उसमें पूरे टिकट विकेट सब लगे हुए रहते हैं, ताकि सामने वाली पार्टी को भी पता लगे कि इसने डिफिसिट कोर्ट फीस दी है नहीं दी है। ऐसा होता ही नहीं होता, बताओ आप। कोर्ट अपनी तरफ से क्यों भेजता है समन, और समन के साथ बाकी दस्तावेज क्यों भेजता है, इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज ये है कि डॉक्यूमेंट जब आए पार्टी के पास में तो पार्टी खुद देख ले कि इसने फीस तो पूरी लगाई नहीं लगाई, और यहाँ पे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेस करे। देखो मैं आपको ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेस पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना मल्टीफेरियसनेस, उसमें डिफेंडेंट ही रेस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी गलती से पता लग जाए और यहाँ पर कोर्ट, यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पता लग जाए कि यार फीस कम दी है इस आदमी ने, तो बुलाओ और उसको बोले कि भैया फीस पूरी करो। समझ में आई? देखिए उसको बोलते हैं मल्टीफेरियस सूट। मल्टीफेरियस सूट का मतलब क्या होता है सर? थोड़ा सा सीपीसी की पढ़ाना पड़ जाएगा इस टॉपिक को, इस सेक्शन को पढ़ाते समय तो क्या पढ़ाना पड़ जाएगा? सीपीसी। चलो थोड़ा सा सीपीसी पढ़ाता हूं। देखिए सर बहुत सारी रिलीफ्स होती है, रिलीफ्स मतलब होता है अनुतोष, बहुत सारे रिलीफ्स होती है, हम कोर्ट से बहुत सारे रिलीफ लेते हैं। जैसे आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा है जिसको बोलते हैं ऑर्डर टू रूल टू, ऑर्डर टू रूल टू की सबसे खास बात क्या है सर? ये बोलता है, ऑर्डर टू रूल बोलता है कि सूट इंक्लूड होल क्लेम, कोई भी वाद लेके आओ उसमें पूरा दावा आपको एक साथ लेके आना पड़ेगा। सूट इंक्लूड होल क्लेम, कोई भी पार्ट आपने छोड़ा, कोई भी क्लेम आपने छोड़ा उसके लिए दोबारा सूट फाइल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? मैं मान लीजिए ये जमीन थी किसकी, एक ही 10 एकड़ लेंथ थी, और ये किसी धार्मिक यात्रा पे चला गया बाहर, ये था नहीं कुछ टाइम के लिए, फिर से एक्स आता है और इसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। 10 एकड़ की जब जमीन का लैंड का वैल्यूएशन है वो है सर 10 करोड़। कितना लैंड है? 10 करोड़ की पूरी जमीन है। 10 एकड़ कितने की है? 10 करोड़ की। कल को एको सूट फाइल करना है ए वर्सेस एक्स, ठीक है, तो 6,01,275 वो तो लगेंगे बेसिक, उसके ऊपर से फिर 7 करोड़ का, और 7 करोड़ का कितने परसेंट था? 6% था, कितना परसेंट था, कितने परसेंट था? अरे बताओ मेरे को नहीं पता, जितना भी परसेंट था। अब सुनिए बात, कहने का मतलब क्या है सर, होता क्या चीज है, सिर्फ जब कभी भी, अब आप बताओ यहां पर कोज ऑफ एक्शन एक ही है, थोड़ा सा कोज ऑफ एक्शन समझते हैं। सर कोज ऑफ एक्शन क्या होता है कि सर एक लीगल राइट है, क्या एक आपके पास एक विधिक अधिकार है, और उस विधिक अधिकार का किसी ने वोलेशन कर दिया है, उस विधिक अधिकार का किसने क्या कर दिया सर? उल्लंघन कर दिया है। जैसे उस विधिक अधिकार का उल्लंघन किया आपको क्या मिलता है? एक कोज ऑफ एक्शन, आपको मिलता है एक वाद हेतुक। विधिक अधिकार किसका था? ए का। क्या विधिक अधिकार था? संपत्ति में बने रहना, संपत्ति का एंजॉय करना, संपत्ति का लाभ लेना, ये इसका अधिकार था। एक्स ने कब्जा किया, इसको क्या मिल गया उसी दिन? कोज ऑफ एक्शन मतलब लीगल राइट। और ये तो ये कहना चाह रहा है कि सर जब कभी भी एक कोज ऑफ एक्शन से, जब कभी भी एक वाद हेतुक से, सर एक कोज ऑफ एक्शन है, एक ही कोज ऑफ एक्शन है सर, सारी जमीन पर एक साथ कब्जा हुआ है ना, जब कभी भी एक ही वाद हेतुक से अलग अलग रिलीफ आप मांगते हो, अलग अलग रिलीफ मांगते हो, तो उन केसेस में कोर्ट फीस जो होगी वो भी डिफर लगेगी, वो भी अलग अलग कोर्ट फीस लगेगी। एक और एग्जांपल देता हूं सर, समझिएगा प्लीज। आप थोड़ा सा ना, मैं बहुत एक लेवल अब लेके जाऊंगा आपको। सर ये पूरी जमीन थी किसकी, लेकिन ए ने डिफरेंट कैपेसिटी में लोगों को दे रखी थी जमीन। जैसे
यहाँ पर ए ने ये जमीन दे रखी थी बी को, और यहाँ पर इस जमीन के लिए ए का जो टाइटल है वो है लेजर, क्या है, पट्टाकर्ता, पट्टादार या पट्टाकर्ता, कौन खिलाएगा सर, हिंदी में बच्चे बताइए। उसमें कुछ नहीं है सर, पट्टाकर्ता पट्टा, लेजर लेजी दो होते हैं ना सर, पट्टे में दो पार्टीज होती है, पट्टाकर्ता होगा सर, ठीक है ना। मान लीजिए लेजर, हिंदी वाले बच्चे क्षमा करें शब्द अगर गलत हो तो। मान लीजिए, और इसने ये प्रॉपर्टी बैंक को दी हुई है, किसको दी हुई है, बैंक को। इस पे यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज लिया हुआ है, बैंक से यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज थोड़ी आएगा। जैसे मान लीजिए इस पर मॉर्गेज लिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी दी हुई सी को, यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज, ठीक है ना सर। इस पे यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज है, इस पे भोग बंधक है, क्या है, ये तो सही शब्द याद आया मुझे, उसको बोलते हैं यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज। सर ये मॉर्गेज क्या होता है कि आप क्या करते हो, जमीन उसको दे देते हो, और जब तक पैसा आए, जिस दिन मेरा पैसा चुक जाएगा जमीन छोड़ देना, ठीक है। अब सर इस जमीन के ऊपर एक का दुश्मन है, उसका नाम है एक्स, समझने की कोशिश कीजिएगा सर, उसका दुश्मन है एक्स, वो आया और एक साथ सारी जमीन पर कब्जा कर लेता है। कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही है सर, लेकिन रिलीफ तो अलग अलग है सब में, रिलीफ अलग अलग ही नहीं है। जहां जितने टाइटल होंगे वहां उतने ही बार वो सूट डिफरेंट डिफरेंट फाइल कर सकता है। याद करो सीपीसी क्लास कि सर अगर मेरा टाइटल डिफरेंट है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो हर बार मैं उस टाइटल के ऊपर एक अलग सूट फाइल कर सकता हूं। हर एक टाइटल, हर एक हक, जैसे यहां पर टाइटल है लेजर का, इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में टाइटल है मेरा मॉर्गेजर का, इस प्रॉपर्टी में टाइटल है ओनर का, स्वामित्व का। अगर एक प्रॉपर्टी में 3 टाइटल है, अगर एक संपत्ति में 3 हक हैं, एक वाद हेतु पे 3 हक हैं, तो अलग अलग सूट फाइल होगा। जितने अलग अलग सूट फाइल होंगे सब में कोर्ट फीस क्या लगेगी, पहला पॉइंट डायरेक्ट निकालिए। इन एनी सूट विद सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट रिलीफ्स आर सॉट। सर सेपरेट रिलीफ चाहिए तीनों केसेस में, पहले केस में है लेजर, दूसरे केसेस में मॉर्गेजर, तीसरे केसेस में ओनर, बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। सर एक ही बात हेतु से आया है, अलग अलग बात हेतु था क्या, जब एक ही बात हेतु के इफ देयर इज ए सिंगल कॉज ऑफ एक्शन इट मींस दैट, तो वहां पर क्या होगा, द प्लेन शैल बी चार्जेबल विद द फी ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द रिलीफ। एग्रीगेट मतलब क्या हो जाएगा, औसतन क्या हो जाएगा, लिखा है ना सर, पढ़िए। वाद पत्र केवल मुख्य अनुतोष के मूल्य का प्रभारी होगा। एग्रीगेट मतलब जो मेन रिलीफ है उसका एग्रीगेट निकाल लो आप, वो उसका मुख्य प्रभारी आप इसमें निकाल लीजिए। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रिलीफ आप लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर हम जब बात कर रहे हैं इसकी, ये 3 रिलीफ है, कोर्ट फी, कोर्ट फी, कोर्ट फी, तीनों में लगेगी कोर्ट फी। एग्रीगेट निकालो इसकी कोर्ट फीस कितनी होगी। एग्रीगेट मतलब प्रभारी, मतलब जो एवरेज कोर्ट फीस आएगी, एवरेज कोर्ट फीस पे कर दो। जैसे मान लीजिए पूरी जमीन पर टोटल फीस कितनी है, 10 एकड़ था सर, इस पर कितनी हो जाएगी, 10 करोड़। तो इसका एक लमसम एग्रीगेट कोर्ट फीस आप जमा करा दीजिए। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे अलग अलग रिलीफ है तो एग्रीगेट कोर्ट फीस देनी है। दूसरा एग्जांपल समझाऊं, दूसरा देखिए,